नाउ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके सामने नॉन करंट लायबिलिटीज का डिस्कशन किया था, शायद नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी के बारे में नन्ही मुन्नी सी छोटी सी बात बताई थी। क्या हमने करंट लायबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन किया था? आपको ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। अब आगे देखते हैं जरा, थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर। क्या हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिस्कशन कर लिया था आपके साथ? रिजर्व सरप्लस की सारी कैटेगरीज बात डिस्कस कर ली थी, ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर ली थी। नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में हम लोग, हाँ, नॉन करंट का डिस्कशन किया था। क्या नॉन करंट लायबिलिटी का डिस्कशन किया था? करना है, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो करंट लायबिलिटीज नहीं होती हैं, और करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो 12 महीने का जिनका एनी लायबिलिटी विच इज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विद इन द 12 मंथ्स। तुमने रिकॉर्डिंग देखी थी पिछली? है, बहुत बढ़िया। दिस इज डेडिकेशन। फिर मैंने दोबारा बुलाया था शाम को, तुम फिर शादी में चले गए थे। और देन यू हैड होल फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, और फिर भी ये हालत है। दैट शोज योर डेडिकेशन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। भैया कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो होती हैं भैया, वो डिवेंचर्स होते हैं। और डिवेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क होता है आपको अच्छे से मालूम है। क्या फर्क है डिवेंचर और बॉन्ड में? डिवेंचर में कूपन रेट गिवन होता है, बॉन्ड में कूपन रेट नहीं होता है। इसीलिए उन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन रेट भी बोला जाता है। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? अच्छा, तो डिवेंचर्स के साथ कूपन रेट यानी परसेंटेज डिवेंचर्स होते हैं, और बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है आपका, कूपन रेट नहीं होता है, उन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन रेट भी बोलते हैं। टर्म लोन, अगर कहीं लोन लिखा हुआ आ जाए तो वो शॉर्ट टर्म होता है। टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं। कहीं भी शब्द लिखा आ जाए टर्म लोन तो वो लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं। फिर बारी है पब्लिक डिपॉजिट्स। मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। सिर्फ डिपॉजिट अगर आ जाए तो वो क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है। और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाए तो हमारा पैसा किसी के पास लंबे समय तक के लिए जमा है, उसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कहते हैं। अभी आगे आएगा सेट्स में। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया, तो एक सिक्योरिटी मनी आपको जमा करानी पड़ती है किसके पास? बिजली कंपनी के पास। आपका जब आपके स्कूल में एडमिशन हुआ होगा नर्सरी क्लास में, तो आपके स्कूल ने आपके पेरेंट्स से 10,000 5,000 जो भी है अमाउंट कॉशन मनी रखवाते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखाते हैं। उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति जो अपने बच्चे को यहाँ भेज रहा है स्कूल में, वो लुच्चा लफंगा है और पता नहीं क्या नुकसान कर जाएगा। मेरे स्कूल में भी होता है। और वो अमाउंट ऑफ मनी बच्चे को कब वापस मिलता है? जब बच्चा स्कूल छोड़ के जाएगा, वो भी जब बच्चा अप्लाई करे तब। कोई अप्लाई नहीं करता तो नहीं मिलता। सोचिए, एक बच्चा 14 ईयर्स तक आप स्कूल में रहता है और 10,000 रुपये क्वेश्चन मतलब 10,000 रुपये 14 साल के लिए उसने स्कूल को दे दिया। ये उसके बीच में अगर छोड़ के जाए तब वो रिकवर वापस ले सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स लेते ही नहीं वापस। और एक स्कूल में अगर 500 बच्चा का एडमिशन अगर एक साल में होता है, नर्सरी वर्सरी मिला के मैं बोलूँ, अगर चलो 500 ही मान लो, बड़ा स्कूल अगर होगा तो 500 इंटू 10,000 कितना होगा इकट्ठा? हाँ, 500 इंटू 10,000 कितना बनता है? 50 लाख बनता है। और 50 लाख जो है 14 साल तक के लिए आप जरा एफडी में डालो, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, और 14 साल वापस देना है, इंटरेस्ट फ्री है। दिल्ली में क्या करते थे कि जैसे मेरा बिजली का कनेक्शन है, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास सपोज 5,000 रुपये जमा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या अच्छा काम किया कि जो मेरा पैसा जमा है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है मेरा मंथली, वो इंटरेस्ट मेरे बिजली के बिल में डिडक्ट होके आ जाएगा। भाई देखो, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके पास कम से कम 1 करोड़ कस्टमर तो है एक कंपनी के पास। 1 करोड़। 1 करोड़ से अगर उन्होंने 5,000 रुपये जमा कर रखा है तो कितना करोड़ जमा कर रखा है? 5,000 करोड़ रुपया। और वो कोई बंदा वापस लेगा तब जब वो कनेक्शन कटवाएगा। और कनेक्शन लोग कटवाते नहीं है, ये तो कनेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 5,000 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट कितना बनता है? दे अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा करके होता है। चलिए, अदर लोन एंड एडवांस जो स्पेसिफाइड होगा। इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको मालूम, हमने बताया था बिना जनरल एंट्री के होगा तो कैसे शो करते थे? देख लीजिए पेज नंबर 1.19 पे लिखा हुआ है। व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड, तो आप लिखते थे क्या? लोन बाय बैंक। और ब्रैकेट में क्या लिखते थे? लिखते थे क्या? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डैश डैश परसेंटेज डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्लोज, खत्म। लिखते थे ऐसा। और अगर आपने एंट्री लिख ली तो आप क्या करते थे? लोन बाय बैंक कर देते थे, परसेंटेज डिवेंचर और डिवेंचर सस्पेंस माइनस कर देते थे। दो तरह से प्रेजेंटेशन होता था। ये इशू ऑफ डिवेंचर में करवाया था। और तुम्हें इधर
ऐसे जा रहा है ना ऐसे, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर छोड़ा हुआ है तुमने। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के दिन क्लास के बाद आई डोंट हैव एनी अदर क्लास। ट्यूसडे थर्सडे में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है। तो अगर मान लो ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपकी क्लास जो है वो, मान लो कि मेरी क्लास के बाद कोई क्लास 7 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे तक भी, 7:30, 7:30 बजे के बाद आ जाओ। कौन सी रोक लगी है ऐसी? आप रुक सकते हैं आराम से। अपने पेंडिंग चीजों को पूरा करिए जब तक आपके एग्जाम आने वाले हैं। अभी देखिए 20-22 दिन में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सो आई डोंट वांट दैट यू शुड लैग बिहाइंड इन योर स्कूल। और उसके बाद हम रिव्यू, अभी इस महीने तक ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएंगे सारे, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह, सॉरी कैश फ्लो रेशियो सब इसी महीने तक खत्म हो जाना है, बहुत आराम से कंफर्टेबली खत्म कर, जो जल्दी जल्दी कोशिश करनी है खत्म करने के लिए। अगर जरूरत हुई तो एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। मैं दोनों बैच को एक साथ बुला लूंगा, एक साथ बुला लेंगे। किसी संडे के दिन 3 घंटे की क्लास कर लेंगे, हो जाएगा आराम से। आगे चलते हैं। अब जरा समझ में आती है एक और छोटी सी चीज। एक पॉइंट आया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आपने जब इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था, इशू ऑफ डिवेंचर में आपने एक चीज पढ़ी थी ना, कि भाई 20,000 डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर, ₹100 ईच। और हमने बोला इनका रिडम्पशन कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को 5,000 डिवेंचर का रिडम्पशन होगा, 2022 को 5,000 का रिडम्पशन होगा, 2023 को 5,000 का रिडम्पशन होगा, और 2024 को कितने का? 5,000 का रिडम्पशन होगा। टोटल कितने? 20,000 डिवेंचर्स का रिडम्पशन होगा। अब सपोज, या मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, और ये क्या है? 25 है। और या ऐसा कर लेते हैं, 23 ज्यादा प्रैक्टिकल बना लेते हैं, 24, 25 और 26। अगले फाइनेंशियल ईयर में मुझे 5,000 डिवेंचर का क्या करना है? रिडम्पशन करना है। तो आज 31 मार्च 2022 को वो जो 5,000 डिवेंचर्स हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी में, क्या? अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, क्या? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। भाई देखो, और इस पर्टिकुलर डेट को ये जो 5,000 हैं ये करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे, और जो 15,000 है वो किसका पार्ट बनेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेंगे। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी के अंदर किसका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बन जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर चले जाएंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बन के बनेगा। क्यों? क्योंकि जो डिवेंचर हमने बोला ना कि कोई बोरोइंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कम होती है डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से। अगर आपकी डेट ऑफ पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप करंट लायबिलिटी हो। बियॉन्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी हो। तो डिवेंचर शुरू में थे तो वो क्या? नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन 5,000 का डिवेंचर का रिडम्पशन हो रहा है अगले साल, तो इस साल उनको हम क्या मानेंगे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना, पहले मैं पूरा ये करके बताऊंगा आपको। अब सुनना क्या होता है। रेशो एनालिसिस एक चैप्टर है, उसमें एक रेशो होती है करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी करके बोलते हैं उसको, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमसे बोला गया कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 20,000 रुपए का। बताओ भाई क्या फर्क पड़ा? रिडम्पशन का मतलब पेमेंट कर दिया आपने, तो आपका न्यूमरेटर में से कैश तो घट गया, पर डिनोमिनेटर में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लोग ये सोचते हैं क्योंकि डिवेंचर टीम है, गलत सोचते हैं। कैश घट गया ऊपर से, और वो लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो है ये, जिनका रिडम्पशन हो रहा है। तो न्यूमरेटर भी घटेगा, डिनोमिनेटर भी घटेगा, रेशो विल व्हाट? इंक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन में से देखे जाते हैं। अब जिसे ये कंसेप्ट नहीं मालूम वो गलत करेगा। अरे डिवेंचर का रिडम्पशन अगर हो गया, डिवेंचर की पेमेंट चली गई, तो वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करंट लायबिलिटी बन के पड़े थे ना। अब इधर आ जाइए, इस फाइनेंशियल ईयर में करंट लायबिलिटी कितना होगी इसको देखिए। यहाँ पर करंट लायबिलिटी कितने की होगी? 5,000 की। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की होगी? 15,000 की। इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा? करंट लायबिलिटी 5,000 की, नॉन करंट कितने की? 10,000 की। इस फाइनेंशियल में करंट लायबिलिटी नॉन करंट कितने की? 5,000 की। इस फाइनेंशियल ईयर में करंट लायबिलिटी 5,000 की, नॉन करंट कुछ है ही नहीं। ऐसा चलता है, क्योंकि ये नॉन करंट है और इसकी पेमेंट हो जाएगी तो अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ बचा ही नहीं। तो डिवेंचर विच आर ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उन्हें इस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी हेडिंग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो और उसका इंटरेस्ट दोनों अगर ड्यू है तो दोनों को क्या मानते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर ले जाते हैं, और क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है?
तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? अगर कोई डिवेंचर है जन्म से ही 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वाला है तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स हैं, वो अगर ड्यू फॉर रिडम्पशन है तब जाके वो शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर भी क्या बनते हैं? वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बनाकर हम उसे शो करते हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में मैंने इशू शेयर के टाइम पे आपको बताया था, इसलिए अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं उसका। और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, पेज नंबर 1.20। वेयर इज योर बुक कबीरा? नाइस, नाइस। चलते हैं आगे। ट्रेड पेबल्स लॉन्ग टर्म कब कहलाएंगे? जब उनकी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड हो जाए, या जब क्या करें 12 महीने के वो बियॉन्ड चले जाएं। देखिए पेज नंबर 1.20 पे है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लेना, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर के अंदर आप वही चीज डालेंगे जो गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मान लो आपने मशीनरी खरीद ली, आपने क्या खरीद ली? मशीनरी खरीद ली, और मशीन खरीदते समय क्या हो गए? उधारी हो गई किसी के ऊपर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की, और वो उधार पैसा आपको 1 साल के बियॉन्ड देना है, 2 साल के बियॉन्ड देना है। वो ट्रेड पेबल का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। किसका पार्ट बनेगा वो? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है। ट्रेड पेबल इफ एग्रीड सेटल 12 मंथ्स। तो जैसे मान लो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। डिवेंचर अगर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, तो वो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ही चला जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बन जाएगा। और प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस इफ प्रेफरेंसेस आर रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए ट्रेड पेबल का पार्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बन जाते हैं अगर क्या होते हैं? वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज वो ट्रेड पेबल का पार्ट बनते हैं। पेबल मतलब हमें पे करना है ना किसी का पैसा। क्रेडिटर थे, उसने बोला कि भाई आप ऐसा, हमने कहा हम तो आपको पैसा भी नहीं पे कर सकते। उन्होंने बोला कब पे करोगे? हमने कहा यार कम से कम 15-16 महीने लगेंगे, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने का था, हमें उधारी मिल गई 15 महीने के लिए, तो हमने क्या बोला उसको? ट्रेड पेबल है, लॉन्ग टर्म वाला ही है। लेकिन अगर हमने मशीनरी खरीद ली और हमने उसकी पेमेंट देनी है 20 महीने के अंदर अंदर, 20 मंथ के बाद देनी है, तो वो ट्रेड पेबल नहीं बोलूंगा उसको, मैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलूंगा उसको, ठीक है। अब जैसे ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू हुआ और उसके रिडम्पशन का प्रीमियम आपको पे करना 4 साल बाद है, तो ये पेबल अमाउंट ना, पर ये ट्रेड पेबल थोड़ा ही है। किस कैटेगरी में डालेंगे इसे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डालेंगे इसमें, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। सिर्फ और सिर्फ खरीद बिजनेस के अंदर ट्रेड, सेल, परचेज, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे रिलेटेड चीज आप रखेंगे। बाकी मशीनरी, फिक्स एसेट्स वगैरह का वो नहीं रखेंगे इसके अंदर। अब डिवेंचर जो होता है आपका, वो तो लोन होता है ना, उसकी लायबिलिटी पेबल लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे आ जाते हैं, ठीक है। भाई वो प्रोविजंस जिनका सेटलमेंट 12 महीने या उसके बियॉन्ड चलना है, उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहते हैं। और जरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देख लीजिए आप, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। आपने देखा होगा जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो दुकानदार क्या कहता है? कहता है सर 10 साल की कंप्रेसर की गारंटी है, कंप्रेसर की गारंटी। कंप्रेसर वो होता है जो आपकी फ्रिज की मशीन को ठंडा रखता है, ठीक है। एयर कंडीशन वाले 5 साल की गारंटी देते हैं, फिर एक्सटेंडेड गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने क्या कर दिया? जनरली नोएडा की जितनी, नोएडा में अगर आप एयर कंडीशनर खरीदते हो तो आपको क्या करना है? उसकी एक्सटेंडेड वारंटी करा लो, क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद जैसी आपकी वारंटी खत्म होगी वो कुछ ना कुछ फॉल्ट पैदा करता है। अब मान लो किसी बंदे ने आपकी एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, तो आपको क्या पता कि वो प्रोडक्ट 1 साल 2 साल 3 साल में खराब होगा। आपको उसके लिए प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा ना पहले। रेफ्रिजरेटर कंपनीज जो होती हैं जब भी कोई प्रोडक्ट बेचती हैं तो उसके बराबर की कुछ वैल्यू का अपना प्रोविजन बना के रखती हैं। पता चला कोई रेफ्रिजरेटर या कोई एसी या कुछ और चीज खराब हो जाए तो कम से कम उसको रिप्लेस तो करें, उसे ठीक तो करवाएं। तो ये प्रोविजन फॉर वारंटी जो होते हैं, ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। क्योंकि आपका टेलीविजन, आपका एयर कंडीशनर, आपकी जो ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल जिन्हें कहते हैं, लंबे समय तक चलेंगी। और अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उसे आपको ठीक करके देना होगा। उसके लिए जो प्रोविजन बनाया आपने, वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन का एग्जांपल है, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, इसे आप बोल के चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, और नीचे देखिए आप, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। प्रोविजन फॉर क्या बोल रहे हैं हम लोग? ग्रेचुटी बोल रहे हैं। ये प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स,
ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एक एम्प्लॉय 5 साल सर्विस पूरा करने के बाद अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो उसकी जो लास्ट सैलरी है ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब कोई बंदा रिटायर होता है तो पूरा साल, किसी की छुट्टियां वुट्टियां घटी, अर्न लीव होती हैं, मान लो किसी ने अपनी अर्न, हमें दो तरह की लीव मिलती है, एक कैजुअल लीव होती है कभी भी ले सकते हैं, और एक लीव, एक छुट्टी अगर हम उसे नहीं लेंगे तो हमारा पैसा जमा होता है। माई फादर वॉज हैविंग अ 41 ईयर्स, 19 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लगे थे, 41 ईयर की सर्विस में उनके पास 2 साल से ज्यादा की छुट्टियां थी, 1 साल से ज्यादा की छुट्टी, वो कभी छुट्टी नहीं करते थे, 1 साल से ज्यादा की छुट्टी उनकी लैप्स हो गई। लेकिन जो 365 डेज की छुट्टियां थी, वो जो उनकी लास्ट सैलरी थी उसके बराबर उनको कंपनसेशन मिला, मतलब 12 महीने का कंपनसेशन, वो लीव एनकैशमेंट होता है। हमने बोला ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीव रूल्स पता क्या कहते हैं? तुम्हें एक बड़ी मजेदार और हैरानी वाली चीज दिखेगी। सरकार क्या कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अ सीनियर मस्ट एनकरेज सबॉर्डिनेट्स टू टेक फ्रीक्वेंट लीव। सरकार बोलती है सो दैट पर्सन कैन फील रिलैक्स फ्रॉम वर्क प्रेशर एंड कम रेजुविनेटेड इन द जॉब। सरकार पर, और सरकार पता क्या होती है, लोगों को छुट्टी पे जाने के लिए एलटीसी देती है, लीव ट्रेवल कंसेशन देती है, जाओ भैया घूम के आओ। जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में होंगे एलटीसी मिलता है उनको 2 साल में एक बार। और वो डिपेंड करता है कि आपका आपका डेजिग्नेशन क्या है। आप क्लास ए एम्प्लॉय है, क्लास बी एम्प्लॉय, क्लास सी, क्लास डी, पियून सफाई कर्मचारी तक को मिलता है एलटीसी, और रेट होते हैं। अगर आप मतलब अगर क्लेरिकल स्टाफ के हैं तो आपको लोकल बस फेयर का किराया मिल जाएगा। अगर आप बी क्लास, क्लास ए एम्प्लॉय अगर आपके पास है तो आपको एयर ट्रेवल, एकोमोडेशन, होटल खर्चा, आना, अरे सरकार कितना देती है भाई, गवर्नमेंट गिव्स एन ह्यूमरस अमाउंट ऑफ मनी, ताकि वो लोग छुट्टी पे जाएं और अपने आप को रिफ्रेश फीस करें। और दूसरा, सरकार का बर्डन कम करें छुट्टी के टाइम पे, वरना रिटायरमेंट के टाइम पे सरकार को देना पड़ेगा पैसा, तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है उनको। तो अगर आप बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको अपना प्रोविजन करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाते नहीं है, लीव करेंगे तो क्या करेंगे, रिटायर करेंगे, तो ये जो आपने बोला प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ये आपको देना पड़ेगा, ये आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा देना पड़ेगा उनको। तो इसके लिए तो आपको प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा, या जिस दिन एम्प्लॉय जाएगा उस दिन बोलेंगे ला भाई अकाउंटेंट पैसा निकाल निकाल इससे, तो आपको कांस्टेंट फंड बना, ये है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमने किसका डिस्कशन करा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। और उसके बाद हमारे पास आई लॉन्ग, मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज थी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी, और क्या थे आपके पास लॉन्ग, हैं जी बेटा, बेटा छुट्टी जो है तुम लोगे और मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूं, तुम छुट्टी नहीं लोगे तो जब तुम जाओगे तो मुझे उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा ना तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर चले जाएंगे भाई, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इसके अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा लोन रिपेबल ऑन डिमांड। सनत ने अपने दोस्त कबीर से बोला कि ब्रो मुझे चाहिए 2,000 रुपया, ठीक है, तो ब्रो इसका कहता है, मतलब कबीर से कहता है कि भाई किस लिए चाहिए, करा यार समझ जाए चाहिए मुझे, ठीक है, जाना है मुझे। तो इसने कहा वापस कब करेगा, इसने कहा यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी वहीं जाना है जहाँ तुझे जाना है, बट वी हैव अ डिफरेंट पार्टनर, लेकिन ये है कि जब मैं मांगू मुझे दे दियो, ठीक है। अब अगर कबीर मांगेगा नहीं तो सनत देगा नहीं, ऐसा भी तो हो जाता है, यारी दोस्ती में बराबर हो जाता है हिसाब किताब। लेकिन कुछ लोग पहले ही कह देते हैं बता रहा हूँ दे दियो पैसा वरना मैं तेरी उसी जगह पे आके बेइज्जती करूंगा तेरी, ऐसा भी हो जाता है। तो एनीवे, हमने पैसा किसी को उधार दिया और हमने, सामने वाले ने पूछा सर जी वापस कब करूं, मैंने कहा भाई जब मैं मांगू तब कर देना, वरना रख ले। अब मैं अगर, अब मैं जब मांगूंगा इसका मतलब मेरी भी तो नीड है कुछ दिनों बाद, तो मेरी नीड तो साल भर के अंदर अंदर वाली नीड है। तो ये क्या होता है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड जो होता है, लोन दे दिया, अब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके अंदर अंदर इसे इसे करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं। अदरवाइज उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म लोन बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, टर्म, लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। सिर्फ टर्म लोन बोला जाए तो लॉन्ग टर्म है, और सिर्फ, और ये लोन प्रीपेबल ऑन डिमांड बोलते हैं तो क्या हो जाएगा ये,
अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है आपका, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के अंदर है, तो बैंक क्या करेगा मालूम है आपको? अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो गया तो बैंक क्या करने वाला है जानते हैं? जैसे ही आपका अकाउंट में पैसा जाएगा, पहले वो अपना पैसा काट लेगा, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। कैश क्रेडिट मतलब बैंक से आपने उधार ले लिया, कैश क्रेडिट ले लिया, स्पेंड कर लिया, उसको वापस करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म है सारे के सारे। और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो तो याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये भी इसी का पार्ट बनता है। और फिर बारी आई डिपॉजिट्स। मैंने बोला पब्लिक डिपॉजिट्स वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और सिर्फ डिपॉजिट्स हैं तो क्या होंगे, वो शॉर्ट टर्म होंगे। ऐसा क्यों कर रखा है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कैटेगराइज करने के लिए कि भाई पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर आपने जनता से अनसिक्योर्ड पैसा इकट्ठा करा उसे पब्लिक डिपॉजिट्स बोलेंगे, और अगर अनसिक्योर्ड पैसा 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर लिया तो क्या बोलेंगे, उसको डिपॉजिट्स बोलेंगे, ये चलेगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, उसका नेचर स्पेसिफाइड होगा। क्या बेटा? सिक्योरिटी डिपॉजिट तो एसेट्स में आएगा ना, वो तो एसेट्स में आएगा, वो तो हमारा पैसा जमा है किसी के पास। यहाँ तो हम किसी से पैसा ले रहे हैं 12 महीने से ज्यादा के लिए, पब्लिक डिपॉजिट बोलेंगे, 12 महीने से कम के लिए सिर्फ डिपॉजिट बोलेंगे। हाँ, और वरना शॉर्ट टर्म बोरिंग होंगी, वरना शॉर्ट टर्म बोरिंग होंगे ना। वैसे जनरली डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए इशू होते हैं, पर थियोरेटिकली इट एग्जिस्ट, थियोरेटिकली इट एग्जिस्ट, 1 साल से कम की वैल्यू के डिवेंचर्स। और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आपको पता चल रहा है, ठीक है? 12 महीने के अंदर अंदर जो पे करते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर डाला जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्लासिफाइड शॉर्ट करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म अंडर द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। नीचे देखो डिफरेंस बिटवीन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बताया था मैंने आपको, 2023 24 25 के अंदर जाने वाला। और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बोरिंग ही वही है जिनके जन्म से पता चल जाता है कि भाई ये 12 महीने के अंदर अंदर देना है। और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या है, तो वो लॉन्ग टर्म ओरिजिनली, लेकिन क्योंकि उनका रिडम्पशन अगले साल है इसलिए हमने उनका स्टेटस बदल कर उन्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डाल दिया। वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हैं। दे वर ओरिजिनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बट सिंस दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज व्हाई वी प्लेस देम अंडर द हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, वो दोनों चीजें। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो क्या है, जन्म से ही क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। ट्रेड पेबल्स, ये वो ट्रेड पेबल्स हैं जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करने होते हैं। क्रेडिटर होते हैं और क्या होते हैं, क्या होते हैं बीपी होते हैं। और वो ट्रेड गुड से रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं वो, ठीक है जी। अब बारी आती है आपके पास क्या, अदर करंट लायबिलिटीज। जैसे एक लाइन और लिखिए, अ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मान लो कंपनी ने क्या करा कि अपनी एसेट्स बेचनी है, और उसने एक ब्रोकर बुक कर लिया, ब्रोकर ब्रोकर ने बोला भाई मैं 10,000 रुपए लूंगा। हमने कहा एसेट्स बिकने के 1 महीने के बाद हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। तो बताइए क्या ये मेरे ट्रेड पेबल की कैटेगरी में जाएगा? नहीं जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा ये, अदर करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल नहीं बोलेंगे इसको। जैसे वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चले जाते थे, मशीन खरीदने की उधारी जो है, ध्यान रहेंगे, ठीक है? ट्रेड पेबल का मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड ट्रेड पेबल होती हैं, और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चले जाते हैं। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप में, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दोनों ही तो लायबिलिटी होती है हमारी। अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। एक्रूड तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ बोरोइंग्स में, ये भी किसका पार्ट बनेगा, अदर करंट लायबिलिटी का। एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये भी किसका पार्ट बनेगा, ठीक है? आपको फर्क मालूम है एक्रूड एंड नॉट ड्यू? याद है मैंने करके बताया था, जनवरी से 31 से जनवरी 31 के बीच में पेमेंट करते हैं। अगर टाइम पीरियड नहीं हुआ लेकिन ईयर क्लोज हो गया तो वो क्या कहलाता है, एक्रूड कहलाता है, लेकिन ड्यू नहीं कहलाता। और जब एक्रूड और ड्यू दोनों हो जाएगा तब आप उसको पे कर सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद आता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाती है तो उसको कहां डाल देंगे आप, कहां डालेंगे? हाँ, अदर इनकम के अदर अदर करंट लायबिलिटी में डालेंगे। अनपेड डिविडेंड, ध्यान से समझना, अगर डिविडेंड प्रपोज्ड है, डिविडेंड अगर प्रपोज्ड है और वो एजीएम से पास नहीं हुआ तो वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि अगर वो अप्रूव हुआ तो लायबिलिटी बनेगी, नहीं अप्रूव हुआ तो लायबिलिटी नहीं बनेगी, एजीएम अप्रूव करते हैं। दूसरी बात, अगर डिविडेंड अप्रूव हो गया एजीएम में तब जाके हमारी क्या बनेगी, वो करंट लायबिलिटी बनती है, ठीक है? तो डिवेंचर प्रपोज डिविडेंड ड्यू हो गया, फिर आपने सबको चिट्ठियां भेज दी, ठीक है? अगर पेमेंट हो गई तो ठीक है,
नहीं पेमेंट हुई तो क्या हो गया, आपके ऊपर लायबिलिटी है वो, एंड दैट यू हैव टू पे एट द अर्लीस्ट। भाई हर साल का डिविडेंड है, 6-6 महीने में डिविडेंड दे रहे हो, आपको तो पे करना ही करना है आपके पास। नीचे चलते हैं क्या, नीचे। हाँ जी बेटा, इंटरिम डिविडेंड तो कभी अनपेड बचता ही नहीं है ना। जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आपने सबके अकाउंट में इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड को ड्यू करके और पे कर दिया, खत्म, वो होता है। लेट्स मूव फर्दर। तो अनपेड डिविडेंड जो होते हैं वो आपके डिविडेंड जो थे वो ड्यू हुए थे, एनुअल जनरल मीटिंग में पास हुए थे, फिर आपने डिक्लेयर कर दिए थे, कुछ लोगों ने ले लिए, वो तो चले गए, वो तो एक्सपेंस हो गया आपका, जो नहीं हुए तो अनपेड है ना आपके, वो भी आपकी लायबिलिटी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल और उस पर इंटरेस्ट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, 30 डेज के अंदर अंदर वापस कर दिया, 15 दिन होता है अब तो, उसके बियॉन्ड चला गया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर भी इंटरेस्ट भी नहीं पे, वो भी तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है, एट द अर्लीस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अनपेड मेच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, आपके डिबेंचर मेच्योर हो गए थे, उनको भी नहीं पे कर और उसका इंटरेस्ट अभी तक आपने नहीं पे कर, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी, विद इन द करंट ईयर आपको पे करना पड़ेगा ये। नीचे अनपेड मेच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, डिपॉजिट बोले थे ना हमने, कौन से वाले, शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है। अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, डिपॉजिट्स कौन से वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं। जैसे नागपाल, कौन आ रहा है, छिपकली, फिर चलो देखते हैं। ओ भैया कॉल्स इन एडवांस, याद आई कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट होता है अगर नहीं पे करेंगे आप तो, 12%। कॉल्स इन एरियर पर कितना इंटरेस्ट होता है, 10%, 10% इंटरेस्ट, ठीक है। और अदर पेबल्स में इसके जो अंडरलाइन कर लेना, ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल, आपका एम्प्लॉय क्या हुआ, रिटायर हुआ, उसका प्रोविडेंट फंड आपको जल्दी से जल्दी वापस देना पड़ता है। आपके एम्प्लॉइज को आप मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, समरविल स्कूल वाले कौन है यहाँ पर, समरविल वाले, आप समरविल आपके बिल्कुल सामने देखा होगा ना, लाइट हाउस का एक हेडक्वार्टर है, उसके पड़ोस में ईएसआईसी है, उसके पड़ोस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, देखा ना सारे गवर्नमेंट ऑफिस एक ही लाइन में, वो ईएसआई, उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है एम्प्लॉयर को, नहीं भरेंगे तो आपके एम्प्लॉयज को वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं देंगे, ये भी आपकी क्या होती है, और आपको विद इन करंट ईयर पे करना पड़ता है ये सब, ये सारी की सारी क्या है आपके अदर पेबल्स कहलाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो प्रोविजन जो प्रोविजन किसके नाम का था, वारंटी क्लेम्स था, ग्रेचुटी था, अर्न लीव था, ये थे लॉन्ग टर्म के लिए, ये एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से जुड़े हुए हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, और दुनिया भर के प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड, ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा लायबिलिटी और प्रोविजन, लायबिलिटी तो क्या होता है, उसका स्टेटस बिल्कुल क्लियर है जिस दिन वो अराइज हुई, ठीक है। प्रोविजन जो होते हैं समझना जरा, प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस आपको बचपन में सिखाया था। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर कंटीजेंसी हुज नेचर इज नॉन नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। जैसे मिस्टर नागपाल हैं, मिस्टर नागपाल के पापा ने सोचा था कि भाई जब ये 21 साल के हो जाएंगे तो हम इनके हाथ पीले करेंगे, इनका घर बसाएंगे, तो पापा ने पहले क्या कर दिया, प्रोविजन पैसे अपनी सैलरी से निकाल कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कि जब 21 साल का होगा तो इनके लिए रिश्ते आएंगे, बारात आएगी, लड़की घोड़ी पे आएगी, और बारातियों को स्वागत पान पराग से करेंगे, इनके लिए कमरबंद, झुमके, कलीरे, नथनी, बिछुआ, जंगल सूत्र, और ये सब इनके लिए बनाना पड़ेगा, इसके लिए पैसा लगेगा ना, ठीक है। भंडारा वंडारा करवाएंगे, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, फिर इनकी विदाई होगी, है ना। इनको मधु चंद्रिका पे भेजेंगे, मधु चंद्रिका जानते हैं किसे कहते हैं, हनीमून पे भेजेंगे उनको, उसका खर्चा भी देंगे, भाई सब इतना खर्चा। लेकिन क्या पापा को मालूम है इनके जन्म से कि ये जब 21 साल के होंगे तो कितना, वो इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या होगी, कुछ पता है, नहीं पता ना। सो अमाउंट इज नॉट नोन बट नेचर इज नॉट नोन, तो क्या कहते हैं उसको, प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन फॉर सन्स, हाथ पीले करना। अरे मतलब ऐसे ले लिया मैंने। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या हुआ, टैक्स लगेगा, कितना लगेगा मुझे नहीं पता ना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट होंगे, कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन होंगे जरूर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने डेप्रिशिएट होंगे हमें नहीं पता, लेकिन होंगे जरूर। व्हाट इट, तो क्या है ये आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन हैं। रिजर्व्स, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज whose nature as well as amount is not known।
हम रिजर्व क्यों रखे? पापा ने क्या कर दिया, अपनी सैलरी से 20,000 रुपए निकाल के अलग कर दिया कि भाई मान लो इसकी कभी फीस पड़ जाए, या कभी मान लो घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाए, या कभी कुछ पार्टी, या कभी कुछ बर्थडे, कभी कुछ सेलिब्रेशन करने, उसके लिए पैसा। समझदार पेरेंट्स करते हैं ऐसा हिसाब किताब, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो वो रिजर्व्स कहलाते हैं, वो फ्री होते हैं। ठीक है, फिर एक कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं, वो हमने रिजर्व की कैटेगरी में पढ़े थे। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। प्रोविजन रिजर्व्स को आप खुद पढ़ लेंगे, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, 11th का कंटेंट है ये। अब आप जरा देखते हैं पेज नंबर 1.24 1.25 में आपको अलग अलग आइटम दिखते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया क्या कि फोरफिटेड शेयर्स जो है उसका सब हेड और मेजर हेड क्या होगा, कोई मुझे बताए फोरफिटेड शेयर्स का। फोरफिटेड शेयर्स का सब हेड क्या होगा और मेजर हेड क्या होगा? सब इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो बहुत दूर है ऊपर, उससे पहले क्या है, शेयर कैपिटल है। पहले उससे पहले शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर क्या, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आप इसे रखते हैं। तो जब आपके पास एग्जाम में कभी आएगा तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है जैसे क्या, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो ये लिखेंगे आप मेजर हेड, मेजर हेड लिखेंगे आप शेयर कैपिटल, और लिखेंगे सब हेड, सब हेड लिखेंगे आप यहाँ पर क्या, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अंदर दिखाएंगे आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर तब दिखाते हैं जब सब्सक्राइब्ड और नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती ना हो, वैसा करके। कॉल्स इन एडवांस किधर दिखेगा बताइए मुझे, अभी बताया था। कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाएगा बताइए, कॉल्स इन एडवांस पहले करंट लायबिलिटीज, मेजर हेड, सब हेड क्या हो जाएगा, अदर करंट, अदर करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके दिखाना है आपको। आपको एग्जाम में बोले ना बोले, बट आई विल एडवाइज यू कि आप सब हेड और मेजर हेड लिख के आए, लिख के आए, बिल्कुल से। ठीक है, कई बार होता है कि विच सब हेड इट विल बी प्लेस्ड, तो सब हेड ये है। कभी बोले अंडर विच मेजर हेड इट विल प्लेस, मेजर हेड ये है। बट आई विल एडवाइज यू सब हेड मेजर हेड दोनों लिख के आए, दैट विल बी बेटर। एक लाइन में तो लिखना है, एक एक शब्द लिखना, ज्यादा थोड़ी लिखना है, राइट दैट। ठीक है जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाएगा, मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, और दूसरी हेड कौन से, रिजर्व सरप्लस के अंदर, रिजर्व के अंदर दिखेगा। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहाँ दिखेगा, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अभी बताया था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सब हेड है, मेजर हेड क्या है, करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दिखता है। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेबल वो करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल में नहीं, अदर करंट लायबिलिटी में। अच्छा, अच्छा, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर जाएगा। गॉट इट। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये लेके चलना है। चलिए अब असेट्स पे चलते हैं, आप असेट्स पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे मैंने रिजर्व सरप्लस में बताया था ना कि भाई रिजर्व्स आपके पास है और सरप्लस आपका नेगेटिव हो गया, तो बैलेंस शीट में नेगेटिव फिगर दिखाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सरप्लस है उसमें से आपने प्रॉफिट लॉस को माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता वो, क्योंकि दे आर प्लेस्ड टुगेदर। पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना मैंने कि बिकॉज दे आर प्लेस्ड टुगेदर, इसलिए वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अदरवाइज जैसे रिजर्व पॉजिटिव था, सरप्लस नेगेटिव था, सरप्लस मतलब अनरिटर्न लॉस था आपके पास, तो कुल मिला के रिजर्व में सरप्लस तो नेगेटिव दिखेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉसेस लॉसेस आपने रिजर्व से माइनस कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए दिखता है ऐसा उल्टा। नीचे चलते हैं, एसेट्स। फिर एसेट्स में वही कहानी है कि एसेट्स करंट कौन सी होगी, जो नॉन करंट नहीं है। करंट एसेट्स होने की क्या कैटेगरीज हैं कि भाई 12 महीने के अंदर अंदर वो क्या होनी चाहिए, कैश में रियलाइज होनी चाहिए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज होनी चाहिए। दे आर सपोज टू बी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज ओनली। ये सारी की सारी कंडीशंस दे रखी हैं आपके पास। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर बीइंग एक्सचेंज। अगर आपने किसी पैसे को रोक रखा है ऐसी लायबिलिटी का सेटल करने के लिए जो कि 12 महीने के बाद जाएगी, तो फिर आप उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। नीचे एग्जांपल दिख रहा है आपकी बुक में 1.28 में, ट्रेड रिसीवेबल का ऑपरेटिंग साइकिल है 11 महीने का।
और एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 10 महीने का, क्या मानूंगा इसे मैं? क्या मानूंगा? अगर आपका पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो करंट लायबिलिटी है वो। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स 11 महीने के लिए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड इनकी रिकवरी 12 महीने में हो रही थी, क्या मानूंगा? नॉन करंट? नहीं, ये भी करंट। क्यों? क्योंकि 12 महीने के बराबर है। अगले देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का, लेकिन रिकवरी होनी है 15 महीने में। 15 मतलब 12 से ज्यादा, ये आपके ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा और 12 महीने से ज्यादा नॉन करंट एसेट्स बन जाएगा। और नीचे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल 20 महीने के, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 15 महीने का, आप क्या मानूंगा इसे? करंट लायबिलिटी मानूंगा। ट्रेड रिसीवेबल 20 महीने का, लेकिन एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड कितना? 24 महीने का, 12 से ज्यादा ना। हाँ, नॉन करंट बनेंगे। क्लियर है जी? चलिए नॉन करंट एसेट्स पे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है फिक्स एसेट्स वाली कैटेगरी है, ये डिप्रिशिएट होती है, इन पर प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन दिखता है आपको। तो जब आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन दिखता है, तो वो तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में जाता है, वो लायबिलिटी में दिखता है, और एसेट्स दिखती हैं एसेट साइड में। तो एक तो प्रेजेंटेशन क्या हुआ कि प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन को कहाँ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में दिखाओ, और एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखाओ। दूसरा तरीका, एसेट्स और लायबिलिटी का आइटम उठा के एसेट्स में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब आप रेशियो पढ़ेंगे, कैश फ्लो पढ़ेंगे, दिखता है ना वहां पर लिखा हुआ, मशीनरी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो प्रेजेंटेशन है। डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि डेटर प्रोविजन बनाने से कम हो गए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मशीनरी प्रोविजन बनाने से कम हो गई, नहीं। प्रेजेंटेशन का तरीका है दोनों का। ठीक है। और अगर आपकी मशीनरी के ऊपर लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं फॉलो किया गया, रूटीन मेथड फॉलो किया गया है। आपकी जो मशीन है वो रिड्यूस वैल्यू पे दिख रही है। लेकिन अगर लिखा है मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो किया गया है, क्योंकि जो कॉस्ट बिगिनिंग में थी वही कॉस्ट 4 साल बाद भी दिख रही होगी। ये कैश फ्लो में काम आएगा जब हम डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और चलते हैं आगे। नीचे देखिए जरा, यहाँ चल रहे हैं हम लोग किसका, प्रॉपर्टी प्लांट में ही थे, और इंटेंजिबल एसेट्स अलग कैटेगरी है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर कंस्ट्रक्शन की फेज में तो क्या बोलेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स एक्विजिशन की फेज में तो क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सब आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा? गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मस्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूले, रेसिपीज भी आती हैं, पता है? रेसिपीज जो होती हैं वो भी वो भी आती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो उदय को एक रेसिपी मिल गई, जिसे एक चम्मच खाओ तो उम्र 5 साल कम हो जाती है। उदय ने जोश जोश में 5 चम्मच खा लिए। अब उदय 17 साल का था, 25 साल छोटा हो गया। मतलब इसे अभी होने में कितना, 8 साल और हैं अभी। ये गायब हो गया, ब्रह्मांड में विलीन हो गया। 5 साल बाद अचानक प्रकट होगा, अम्मा आई एम हियर। अम्मा छोटे की शादी करके क्या होगी, बहू वगैरह बहुरिया का सुख ले रही होगी, ये कहेगा अम्मा हियर। अरे गधे, इतने साल 17 साल तुझे पास बोला, फिर तू बचपन में बच्चा ही पैदा हो गया क्या? मतलब हाइपोथेटिकली मजाक लेके चल रहा हूँ मैं, रेसिपीज है, रेसिपीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा देखें। चलो ये तो सब समझ में आ रहा है। ये व्हाट इज पब्लिशिंग टाइटल, कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में पब्लिशिंग टाइटल क्या भला होती है? जरा बताइए, व्हाट इज पब्लिशिंग टाइटल? इसको कहते हैं पब्लिशिंग टाइटल। बताइए, पब्लिशिंग टाइटल किसे कहते होंगे? चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऑनलाइन वालों को दिखा पाऊंगा, आपको नहीं दिखा। ऑनलाइन में कैन यू सी योर स्क्रीन, दिख रहा है आपको? देखिए जरा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये दिख रहा है कुछ आगे? ये थोड़ा पिक्सेलेटेड पिक्चर है, देखो, लेकिन दिख रहा होगा आपको। ये देखो, दिख रहा है? हाँ जी सर। ये दैनिक यस सर। भास्कर है, टेलीग्राफ है, और क्या, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, प्रभात खबर, ये सब क्या है आपके? बताइए। न्यूज़पेपर। क्या सनत जो है आ, हिंदुस्तान टाइम्स की जैसे हिंदुस्तानी टाइम्स पेपर छाप सकता है? नहीं, नहीं छाप सकता, पब्लिशिंग टाइटल है वो। इंडिया टुडे की जगह इंडिया टुमारो नाम से एक नई मैगजीन छाप दे, इंडिया टुमारो।
और ये बंदा जो है दूसरा वाला ये कहता है इंडिया टुमारो की जगह इंडिया यस्टरडे। नहीं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, आज तक है, मैंने देखा कुछ चैनल यूट्यूब पे यूपी तक, झारखंड तक, आसाम तक, हाँ, नहीं, लोग बना लेते हैं। तो ये जो है ना पब्लिशिंग टाइटल है। क्या बेटा जी? हाँ, मैंने बोला ना कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पढ़ा था ना कि नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के जैसा नहीं होना चाहिए। अब पायरेसी कर रहे तो क्या? अब जैसे मान लो गांव देहात में कोलगेट की जगह पोलगेट बिकता है, पोलगेट, ठीक है। याद है वो तन्नू बेट्स मन्नू में रीबूक, रीबॉक कहते हैं ना, क्या तूने मुझे रीबूक समझ लिया है? सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी, ऐसा करके। तो ठीक है वो। तो ये जो होते हैं आपके क्या है, ये दे आर द पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं। तो अगर आपको, आप किसी न्यूज़पेपर को अगर खरीदते हैं, ये जो पब्लिशिंग टाइटल आपके लिए एसेट्स होती हैं। अगर किसी न्यूज़ में, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में क्या होता है कि जैसे मान लो हीरो है कोई, मतलब किसी गलत अपराध में, जैसे ये अब तो नहीं होता फिल्मों में, पुराने जमाने जो देवानंद की, धर्मेंद्र की, जितेंद्र की मूवीज होती थी, बाई चांस जितेंद्र से गलती से एक मर्डर हो जाता था पहले, और जितेंद्र भागा भागा फिर रहा होता था, फिर अखबारों में खबर आती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये मारा, ये इसने ये चोरी मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिल्म, हिंदी फिल्मों को प्लॉट होता था, मतलब मर्डर कोई और करता था और गलती से हीरो वहां पहुंच जाता था, और नौकर आके चिल्लाता था खून, ऐसे चिल्लाता था आके, और तब तक अड़ोस पड़ोस की भीड़ आती थी, हीरो को पकड़ लेती थी। और हीरो वहां जाके, बेवकूफ देखो हीरो, वो जाके क्या करता है, कुछ नहीं करेगा, लाश के ऊपर जाता था, पहले चाकू उठाता था ऐसे, अबे गड़ा है तो गड़ा रहने ना, सर्जन निकालेंगे उसे बाहर, तेरे क्या खुजली मची है। लेकिन भाई क्या करता था पहले जाके हीरो हमारा, सबसे पहले जाके देखेगा, ओ, फिर उसके होश इतने खराब हो जाएंगे, जाके पहले चाकू, गर्दन मुंडी सांस वास नहीं देखेगा, सीधे चाकू पे हाथ लगाएगा ताकि फिंगरप्रिंट छप जाए उसके, और तब तक नौकर आके चिल्लाता था खून, और फंस जाता था। फिर अगले सीन में क्या होता था, अखबारों में बड़ी बड़ी खबर आती थी हीरो की फोटो के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, दैनिक भास्कर में, नवभारत टाइम्स में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, कि हीरो पकड़ा गया, अखबारों में फोटो के साथ। फिर वो सस्पेंस वाली ट्रेजिडी चलती थी, फिर पता चलता था कोई और मार के गया था, हीरो गलत टाइमिंग पे आ गया, फिर कहीं से किसी गवाह का हृदय परिवर्तन होता है, वो कोर्ट में आता है, उसका जुड़वा पता नहीं क्या क्या, अनर्गल, कितना कितना दिखाते थे यार। वेयर इज द पब्लिशिंग टाइटल, वो जो अखबारों में फ्लैपिंग चल रही होती थी। अगर किसी अखबार की हेडिंग को, टाइटल को अगर आपको यूज करना है, तो आप उस अखबार वाले को पैसा दोगे, इट इज योर इंटेंजिबल एसेट्स। चलो ये तो बात बिल्कुल सही है जी, ये तो हो गया क्या पब्लिशिंग टाइटल, ठीक है, तुम नहीं बोलोगे अभी। अब माही का फेवरेट एक्टर कौन है, एक्टर? हाँ हाँ हाँ, अरे पापा को नहीं बताऊंगा मैं, बता। शाहरुख खान, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आफरीन बताइए। हाँ, आई लव माई सेल्फ। फिर भी कहीं दूर दराज हृदय के किसी कोने में, कहीं गहराई में बैठा दबा बैठा कोई कैरेक्टर, कोई याद नहीं आ रहा। नागपाल की फेवरेट हीरोइन, बता मेरे लाल जल्दी। पड़ोस वाली शिल्पा। अबे पूछ रहा हूँ, बता दो भाई, मैंने कौन सी तुम्हारी जन्मपत्रियां जुड़वानी है, बता भाई। हीरोइन, हीरोइन, वो वाली हीरोइन नहीं। हाँ बता। हाँ हाँ, कियारा आडवाणी, पड़ोसन का एक्स फेवरेट एक्टर। हाँ बता, मैं नहीं बता, ए बाबा तू तो बता। ओ श्रद्धा कपूर, बता उदय, हु इज दैट, ये कौन है? अरे प्रभु, अच्छा 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 अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, कलयुग में अवतार है बच्चा हमारा, ठीक है। तो देखिए भाई, सोचो यार, अगर आपको आपके फेवरेट एक्टर की फोटो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सोबर फोटो किसी मैगजीन के कवर पे मिलती है, तो आप खरीदोगे ना उस मैगजीन को। और कुछ लोग तो कलेक्ट करते हैं, पता है। माय सिस्टर, हर उसकी ननद जो थी वो, उसकी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी, बहुत बड़ी फैन। उसने रूम में पता है क्या कर रखा था, वो था लड़कपन में, शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान। हम जवान थे उस समय और खुराफाती बहुत थे। तो जब मेहमान को रुकवाया जाता तो उसके कमरे में हमें लिटा दिया, और बस फिर हमने क्या करा, मैं और मेरे भाइयों ने क्या करा, और हमें ये पसंद नहीं था इस तरह की वर्शिप, हमने शाहरुख खान की आंखों में रेड कलर कर दिया, खड़े उठ के ऊंचा ऊंचा के स्टूल लगा लगा के, जहां जहां उसके थे वो रेड कलर कर दिया उसकी आंखों में, मतलब शाहरुख खान बन गया चुड़ैल, उसकी आंखों से खून बरस रहा है।
अगले दिन लड़की वो नंद जो थी उसको सुबह सुबह नाश्ता वास्ता लेके आई और कमरे में लाइट जलाई, देखा शाहरुख खान तो भैया वो तो चुड़ैल बना हुआ है, उसकी लिटरली उसके हाथ से वो ट्रे वरे सब छूटी वहां से, भाग के चिल्लाई मम्मी। और फिर हमारी बहन ने जाके हमारी करा, तुम मेरी गृहस्थी बनने से पहले उजाड़ोगे, क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये क्या कर दिया, वो तो मतलब मरने लग हालत की फैन लड़की है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। समहाउ भाई ये वो सारे पोस्टर फाड़े फूड़े, मार्केट से नए और बड़े वाले पोस्टर लेके आए, वो चिपकाए। ठीक। अब अगर मान लो मैगजीन में शाहरुख खान की फोटो लगी है तो बढ़िया, और अगर मैगजीन में मेरी शक्ल लगी होगी तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा मैगजीन को। ठीक है, लेकिन शाहरुख खान की या कियारा एडवाणी या जो भी आपकी एक्टर है उसको फोटो दिखता है, क्या कहते हैं, मस्त है, मस्त मस्त हेड। क्या क्या टाइटल है आपका, मस्त हेड मस्त मुंडी। अच्छा सोचो, मैगजीन में शाहिद खरगोश कपूर की फोटो लगी है, ये मुंडी नहीं है, तब आप बोलोगे मस्त है। अब एक कमीज के बटन से पहचानोगे क्या उसको, कैसे पहचानोगे, शक्ल से तो पहचानते हैं, है? फैंस पहचान लेते हैं कपड़ों के स्टाइल से। अच्छा हाँ, यूट्यूब में गेम होते हैं ना, मुंडी मिलाओ वाला, है ना, रॉन्ग हेड्स वाला, रॉन्ग हेड्स मिलाने वाला। और जब नहीं मिलता तो अजीब सी आवाजें आती हैं, अब मिल जाता तो फिर फूल बरसते हैं, क्लैपिंग होती है। हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, साइबर एज के फैंस हैं वो पहचान जाते हैं कि श्रद्धा कपूर की कौन सी टांग पतली कौन सी टांग मोटी है। क्या बात है यार। चलो कोई बात नहीं। एनीवे, लेट्स कम टू द रियल मीनिंग ऑफ मस्ट हेड्स। मस्ट हेड नहीं होता, मैस्ट हेड्स बोलते हैं इसको, थोड़ा सा मैस्ट हेड, अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं इसको। जरा जानिए क्या होता है। भाई आप मुझे बताइए कि आपको शायद ध्यान होगा कि कोई ऐसी एक इवेंट में अक्सर इसका एग्जांपल लेके चलता हूं यहाँ पर, क्या कि राजीव गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था इंडिया में, मालूम है राजीव गांधी जी कौन थे, कौन थे, राहुल गांधी के पापा। ठीक है, राजीव गांधी के, और मालूम है राजीव गांधी के असैसिनेशन के जो वो थे, कल्प्रिट थे, ठीक है, वो छूटे हैं अभी अभी, नलिनी मुरुगन 32 साल 32 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट के बाद छूटे हैं। और राजीव गांधी के असैसिनेशन की जो न्यूज थी, उस पर ही आपका वो बना था, एक मूवी मद्रास कैफे बनी थी जॉन अब्राहम की। ठीक है, जब तक जॉन अब्राहम बचाने जाता है तब तक बूम राजीव गांधी टुकड़ों में मट जाते हैं। तो वो जो लीडर की जिसकी बात करी थी वो राजीव गांधी जी ही थे। इट वॉज अ इंटेलिजेंस फेलियर, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ तो न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी होगी, हर न्यूज़पेपर में ये खबर होगी, राजीव गांधी असैसिनेटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया भी वही लिख रहा है राजीव गांधी। ऐसे ही था क्या, कोई बताए मुझे ऑनलाइन में, ऐसे ही था कुछ क्या। ये देखिए, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर, कोई देख रहा है कोई बंदा ऑनलाइन Yes. में दिख रहा है, राजीव गांधी असैसिनेटेड, राजीव गांधी इज असैसिनेटेड इन बॉम्बिंग, राजीव गांधी असैसिनेटेड, ये हिंदुस्तान टाइम्स में दोनों दिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में दिख रहा है, और राजीव गांधी किल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, राजीव गांधी असैसिनेटेड, राजीव किल्ड। ठीक है, ये अलग अलग न्यूज़पेपर चल रही हैं। तो आपने देखा होगा ना मद्रास कैफे में जब वो चला था उस समय मरने वाला, तो देखा ना अलग अलग न्यूज़पेपर की अलग अलग हेडिंग दिखती है, फिर यहीं पर आ जाता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स पर जो कि हुई है किसी डिकेड में, किसी सेंचुरी में, तो आपको उसको ऑथेंटिक बनाना किसी मूवी डॉक्यूमेंट्री के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस न्यूज़पेपर की अलग अलग क्लिपिंग को लेके चलना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर एक हल्का सा कट आप चला देते हैं। तो न्यूज़पेपर वाले ऐसे ही दे देंगे आपको, नहीं देते। राजीव गांधी ब्रूटली असैसिनेटेड, राजीव गांधी किल्ड, राजीव गांधी किल्ड इन बॉम्बिंग, ये सब आपकी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग टाइटल था, न्यूज़पेपर की हेडिंग को मैसेट्स बोलते हैं। तो अगर आपको उन मैसेट्स को यूज करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, मैसेट्स बोलते हैं उसको, मैसेट्स। ठीक है, मैसेट्स क्या होते हैं, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की हेडिंग। ये मुंडी मुंडी, ये मुंडी ये नहीं होती है कुछ भी, वो तो मैंने एक फनी तरीके से बताया, मस्त हेड ना। क्या होता है ये, कोई न्यूज टाइटल, वो टाइटल अगर आप उसके रीयूज कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बदले में उनको पैसा देना पड़ता है, तब आपको देते हैं, तब आपको वो टाइटल देते हैं, उसको यूज करने का हक मिलता है आपको। ठीक है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में आप जानते ही हैं, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। अब आगे आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चला जाएगा, क्या कहलाता है, नॉन करंट कहलाता है। ये प्रॉपर्टी में हो सकता है, इक्विटी में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज में हो सकता है, डिवेंचर बॉन्ड में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, और तो और
आप किसी सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप का बिजनेस भी खरीद सकते हैं, उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर स्पेसिफाइड होगा तो, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं ये ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों होते हैं। याद करिए गुडविल जब मैंने पढ़ाई थी आपको तो बताया था ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और क्या बताया था आपको मैंने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग फॉर लॉन्ग टर्म in order to promote your business activity और in order to safeguard your business interest, उसे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपको आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है। और आपको लगता है कि कोल कंपनी का झुकाव आपके कॉम्पिटिटर की तरफ जा रहा है, कभी भी कोयले की सप्लाई बंद कर देगा। आयरन ओर वाली माइनिंग कंपनी क्या करती है, आपके कॉम्पिटिटर को पैसे मतलब इंपॉर्टेंस दे रही है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, तो फिर तो क्या करेंगे ऐसे केस में आप? तो आप क्या कर रहे हैं, उस कोल कंपनी की, माइनिंग कंपनी की, पावर जनरेशन कंपनी की क्या करते हैं, 20% शेयर खरीद लेते हैं। Will they be neglecting you now? Will they restrict your supply now? ना। इनके शेयर मार्केट में डूब रहे हैं लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हो और लंबे समय तक रख रहे हो। जब तक आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग तब तक इनके शेयर रखेंगे आप। ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी इन द एंटिसिपेशन टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द वैल्यू एंड देन सेलिंग इट आउट एंड अर्निंग द प्रॉफिट। अब इसका कैपिटल फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें नॉन ट्रेड कहते हैं। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते हैं ना, याद है हम क्या करते थे, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करते थे, नॉन ट्रेड माइनस करते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते थे, ओल्ड गुडविल भी माइनस करते थे। सेम हैपेंस विद रेशियो एनालिसिस में ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो करंट भी होता है, नॉन करंट भी होता है, दोनों ही होता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एनालिसिस में आपके काम आएगी, अदरवाइज और कुछ इसका यूज नहीं होता, समझने के लिए जरूरी था। डेफर्ड टैक्स एसेट्स का डिस्कशन हम इश्यू ऑफ शेयर्स में कर चुके थे। आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो क्या है, लंबे समय के लिए हैं, 12 महीने से बियॉन्ड चल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए अगर आपने कोई एडवांस दिया गुड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिंपल एडवांस कहलाएगा लेकिन अगर आपने कोई एडवांस किसी मशीन को खरीदने के लिए दिया तो उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एडवांस। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एडवांस। जैसे गुड्स के लिए वर्क इन प्रोग्रेस होता था, एसेट्स के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था। वैसे सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस हैं तो वो गुड्स मतलब आपके लिए, मतलब आपके बिजनेस के लिए हैं वो। लेकिन अगर आपकी एसेट्स खरीदने के लिए एडवांसेस है तो क्या बोलते हैं उन्हें, कैपिटल एडवांसेस बोलते हैं, ठीक है जी। और अदर लोन्स एंड एडवांसेस जिसका नेचर स्पेसिफाइड होता है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ गया आप क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसका, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास, मोबाइल फोन कंपनी के पास, ये करते हैं ऐसा, ठीक है। मतलब आपने अगर पोस्ट पेड कनेक्शन ले रखा होगा ना, जैसे जैसे इसका कनेक्शन ले रखा मैंने, इसमें जैसे एयरटेल वाले का, जियो वाले का अगर आप लेते हैं तो आपको लैंडलाइन है किसी के घर में, लैंडलाइन वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा वैसा वाला वो। तो वो लैंडलाइन वाले क्या करते हैं, डिपॉजिट ले लेते हैं 5,000 रुपए के। एयरटेल वाले तो 5,000 का डिपॉजिट लेते हैं, जब आप कनेक्शन कटवाएंगे तब आपका पैसा वापस करेंगे। पर बहुत बदमाश होते हैं लोग, पता है। तो आई वॉज इन लाइक, मैं इनके घर के पास रहता था तब, वहां से मैंने कनेक्शन कटवाया और मैं उधर मेन रोड वाली क्लास पे आ गया था वहां पर, ठीक है। तो एयरटेल का कनेक्शन मेरे पास था और मेरा डिपॉजिट था 5,000 का जमा वहां पर। और एयरटेल को मैंने बोला भाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मुझे दूसरी जगह कनेक्शन लेना, दूसरा वाला। तो पता है उसकी एग्जीक्यूटिव लड़की ने मुझे क्या बोला कि सर वी आर कीपिंग योर कनेक्शन होल्ड फॉर 3 मंथ्स। मतलब ऐसे लहरा के नहीं बोल रही थी लेकिन आवाज वैसी थी उसकी, 3 मंथ्स। मैंने कहा व्हाई यू जस्ट डिस्कनेक्टेड, कहता नो नो नो, इन फ्यूचर इफ यू वांट टू रिकनेक्ट देन यू कैन हैव ईजीनेस। ठीक है भाई ठीक है और मुझे क्या पता मेरे 5,000 डूब जाएंगे। अब जब 3 महीने बीत गए, मैंने दूसरा कनेक्शन ले लिया जियो का। मैंने कहा मेरा कनेक्शन कैंसिल करिए। यू नो सर योर कनेक्शन वाज ऑन होल्ड, वी थॉट यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, वी नेवर stopped your connection and you have to pay permanent rental charges and all, your money is disappeared। मेरा पैसा खा गए वो। अगली बार मैंने क्या किया, जब दूसरा कनेक्शन के लिए आया, मैंने तो पहले बहुत बड़ा बड़ा, जब मैं डिस्कनेक्शन की मेल डाली तो मैंने लिखा काइंडली डिस्कनेक्ट माय कनेक्शन विद इमीडिएट इफेक्ट, और बड़ा बड़ा ब्रैकेट में फॉन्ट साइज 14 में लिखा आई डोंट वांट टू होल्ड माय कनेक्शन। 5,000 की चूना फिर लगता है यार, बड़ा बड़ा लिखा मैं। फिर कॉल आया, यू वांट टू होल्ड योर कनेक्शन। मैंने कहा नो 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 नो, जस्ट डिस्कनेक्ट इट, आई डोंट वांट टू होल्ड, रिटर्न माय मनी। एंड देन आई गॉट माय मनी बैक। इट्स अ वेरी सीरियस ट्रैप यार, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देंगे नहीं।
मैंने बोला कि मैं आई एम शिफ्टिंग टू उत्तराखंड। ओके, विल ट्रांसफर इट टू उत्तराखंड। अरे भैया नहीं जाना मुझे, विल पुट इन होल्ड। मैंने कहा मेल में लिखा है ना मैंने। और कहता, वो लिखा था दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो मैंने बड़ा बड़ा बोल दिया, मैंने कहा सिंस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड आई एम टेलिंग इट अगेन, आई डोंट वांट टू होल्ड माय कनेक्शन, काइंडली डिस्कनेक्ट इट विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब 5,000 में फिर छूट लगती है यार। तो ये डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं ना, इनका ये खेल होता है। तो आपका डिपॉजिट जमा है, जब तक आपका कनेक्शन वो डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, पता है उस पर इंटरेस्ट नहीं देते आपको हर कस्टमर से कि आपका तो इंस्ट्रूमेंट हमारा पड़ा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और कनेक्शन काटने के बाद निकम्मे वो टेलीफोन कनेक्शन वापस लेके नहीं गए, कर रख लो, हमारे किसी काम का नहीं है। काट के 5,000 250 रुपए का फोन आता है यार वो, उसके बदले में 5,000 लेके चले गए वो लोग, सिर्फ होल्ड होल्ड करने में, ठीक है। तो ऐसी बिजली कंपनी के पास पैसा जमा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास, पानी कंपनी के पास पैसा जमा होता है, जो आपका ये डिपॉजिट कहलाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवर्स हमने बोला आपको, डेटर और बीआर फाइनेंशियल ऐसे तो होते नहीं है लॉन्ग टर्म, पर अगर हो जाए क्वेश्चन तो आप उसको मान के चल सकते हैं। अदर्स में क्या क्या आ जाएंगे जरा देखिएगा। इसमें कोई भी अनअमोर्टाइज एक्सपेंस या लॉस, फिक्टिशियस एसेट जिसे बोलते थे, ये वो हैं, ठीक है। अब वैसे तो आपने देखा होगा जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर उसी साल राइट ऑफ हो जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह जो होते हैं, इनको आप इस कैटेगरी में डाल के चलते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये भी आपकी क्या हो जाती है। अब इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव कर दिया, अब 1 साल में पास, 1.5 साल 2 साल नहीं पता चलता। ये एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं ना, कोर्ट में केस चलते हैं मोटर व्हीकल के, 4 साल 5 साल में जाके फैसले आते हैं, तब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। जैसे मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, दिल्ली में रोहिणी एरिया में जा रहा था, सड़क पार कर रहा था, एक बस ने उसे कुचल दिया, मर गया वो। अब इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया, सावधानी से बस पार करनी थी, रेड लाइट में क्यों नहीं पार करी, मना कर दिया उसने। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मरे जैसे मर्जी हो, मरा है, इसकी लाइफ का कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, वो था 35 ईयर का, उसकी प्रोडक्टिव लाइफ 25 साल और थी, और उसकी एनुअल इनकम, इसीलिए तो कहते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न भरो भाई, कल को खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो आपकी आपकी आप कितने लायक थे, आपकी वैल्यू कितनी थी, कैसे जज होगी बताओ जरा। वो इनकम टैक्स के रिटर्न से तो जज हो गई। वो इनकम टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट था भाई, भरता था इनकम टैक्स अच्छा खासा, और कितना 1.5 करोड़ का कंपनसेशन मिला उसकी फैमिली को, लेकिन लग गए 5 साल। एक क्लेम रिसीवेबल बोला है, मिलेगा कब मिलेगा हमें नहीं पता, 1 साल 2 साल 3 साल, दे आर व्हाट, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में चलता है। आगे चले करंट एसेट्स। अब मैं बोला था ना ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो करंट इन्वेस्टमेंट है, कहाँ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में, प्रेफरेंस में, ट्रस्ट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फर्म में। अब आती है इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री के अंदर क्या निकल कर आता है, इन्वेंट्री के अंदर क्या चीज निकल कर आती है, इन्वेंट्री के अंदर आता है स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और इसी की इन्वेंट्री के अंदर वो लोग क्या करते हैं, एक दो चीज और डालते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और लूज टूल्स, स्टोर्स स्पेयर्स एंड लूज टूल्स डालते हैं। ये लूज टूल्स क्या होते हैं, प्लास पेज के हथौड़ी। पहले ये नॉन करंट की कैटेगरी में चला जाता था, लेकिन अब मुझे बताइए कि प्लास पेज पे हथौड़ी अगर खरीदना है तो खरीदेंगे, नहीं तो क्या करना उसका आपने, तो बेकार है आपके लिए। तो जब हम सॉल्वेंसी रेशियोज लेके चलते हैं ना, तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर हटा देते हैं, देखा होगा आपने रेशियो एनालिसिस में, हटा देते हैं, निकाल देते हैं उसको, इसलिए तो क्योंकि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती कुछ भी। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स कहते हैं क्या, ये लुब्रिकेंट, सॉफ्ट सोप्स, ग्रीस, ऑयल, जो मशीन का फ्रिक्शन घटाने के लिए, उसे स्टोर्स बोला जाता है। और स्पेयर्स तो आपको मालूम है, आपकी मशीन के स्पेयर पार्ट्स कहीं और क्यों लगेंगे भाई, तो उनकी वैल्यू भी बेकार होती है, लेकिन उन्हें इन्वेंट्री में डालते हैं, ठीक है। और एक होता है स्टॉक इन ट्रेड होता है, कि आपने बनी बनाई चीजें खरीद ली किसी बेचने के लिए। जैसे आप जब कभी पीटर इंग्लैंड के शोरूम में जाते हैं, तो वो पैंट शर्ट टी शर्ट ट्राउजर ब्लेजर सब मिलता है वहां पर, लेकिन वहाँ वॉलेट भी मिलते हैं, वहाँ अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं, वहाँ हैंकी भी मिलते हैं, वहां पर कफलिंग्स भी मिलते हैं। वो थोड़ी बनाती है पीटर इंग्लैंड, मेटल के कफलिंग थोड़ी बनाती है वो, बनाती है नहीं, बनाती, खरीदते हैं, उन्हें स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, बना बनाया चीजें, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी में। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको मालूम है, डेटर एंड बीआर है। प्रेजेंटेशन का दो तरीका है, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखाओ, ये प्रोविजन को शॉर्ट टर्म में दिखाओ, डेटर को करंट असेट्स के अंदर दिखाओ, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है अगली बार, वो आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी की, क्या चीज, बैलेंस विद द बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश इन हैंड, अदर। और एक है ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद द बैंक। जैसे मान लो आपका बैंक में 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आपने बोला कि इसमें से 30 लाख तो जो हमारा डिविडेंड है भाई उसके लिए जाएगा, इसे थोड़ा सा फ्रीज कर दीजिए, इसे टच मत करना। तो
30 लाख तक की पेमेंट आपकी निकलती जाएगी, 30 लाख की बाद की पेमेंट बैंक क्या कर देगा, हटा देगा, जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ऐसे पैसे जो होते हैं कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, बैलेंस हेल्ड एज अ मार्जिन मनी आपके बैंक में जो मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम बैलेंस रख रहे होते हैं ना, ये दैट अमाउंट, दिस इज ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट। और बैंक में डिपॉजिट जो है 12 महीने मैच्योरिटी पीरियड के अंदर अंदर जो होते हैं वो सारे के सारे आपके, जैसे मान लो आपकी एफडी है, वैसे तो एफडी 5 साल की थी, लेकिन एफडी का टाइम आ गया, वो अगले साल क्या होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो उसी भी हम क्या मानेंगे, कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर अंदर, अब उसे एफडी का मतलब तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं कहलाएगी अब, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी है अगले साल, उसे क्या मान लेंगे हम, करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालेंगे। बोलिए, इसको काटकर, हाँ लेस ही तो होना है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, इसने मोर लिखा हुआ, लेस होना चाहिए उसको, क्योंकि आपकी अगर मोर देन मैच्योरिटी 12 तो एफडी बन गई ना वो तो इसे ठीक कर दीजिए, लेस देन 12 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी है ये। कहाँ लिखा है अदर्स? देखो भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने ना अभी कंपनीज एक्ट का सी नहीं पढ़ा है, नहीं पता। देर आर एनोमरस प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट जिसके अंदर शायद कहीं कोई कैश की गुंजाइश बच जाए। मतलब लॉ पता क्या करता है, लॉ करता है, जैसे मान लिया, जैसे मैंने बोला क्या जैसे मान लो किसी ने, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस के क्या निकालता है, वो निकालता है एडवर्टीजमेंट, वो बोलता है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, वही नहीं बोलते ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इक्विवेलेंट शब्द भी लगा देते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूँ। एक लड़का 12th पास करके आर्मी में चला गया, ठीक है जी, 12th पास करके, ये 10th पास करके आर्मी में जा सकते हैं, अब तो खैर 12th पास होते, 12th पास करके आर्मी में चला गया, 15-17 साल उसने आर्मी में बिताए, और आर्मी में उसने क्या करा कि आर्मी एजुकेशन कोर्स से उसने अपने अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए, छोटे मोटे कोर्स कर लिए, और जब वो पास होके निकलता है तो आर्मी क्या करती है, उसे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट इशू कर देती है। मतलब उसने ग्रेजुएशन फॉर्मली नहीं करी है, लेकिन आर्मी में बिताया हुआ टाइम उसका भारत सरकार की इच्छा से, मर्जी से उसको ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब क्या है, जब वो नौकरी से बाहर निकलता है, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा मैं, जब वो नौकरी से बाहर निकलता है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, अब वो सिविल सर्विसेज में बैठ सकता है। ग्रेजुएट तो नहीं था ना, फॉर्मल डिग्री तो नहीं थी, लेकिन आर्मी में 15 साल 17 साल का जो इसका एक्सपीरियंस था, उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि दिस, मतलब मतलब बोलिए, नायब सूबेदार सो इज कंसिडर्ड हियर बाय ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, ऐसा करके उसको सर्टिफिकेट दे दिया, वो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो सरकार ने क्या बोला, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट्स। इसी तरह से कैश इक्विवेलेंट में जो है अदर्स भी बोल दिया, क्या पता कोई भूले बैठ के कोई नई कैटेगरी निकला है, टेक्निकल लेवल लॉ की डेफिनेशन में निकला है, उसको भी कवर कर लेते हैं इसके अंदर, वो होता है, हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते अदर्स क्या है, इट कुड बी एनीथिंग विद द डिसीजन ऑफ कोर्ट, पता चला कि कोई नई चीज जो है उसे आपने कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड कर लिया, तो अदर्स में वो प्रोविजन खुला रखते हैं। ठीक है जी, अदर करंट असेट्स के अंदर आ गया क्या, करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस वगैरह सब किसके अंदर चली जाती हैं, अदर करंट असेट्स की कैटेगरी में चली जाती हैं, अदर करंट असेट्स की कैटेगरी में चली जाती है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। लेकिन जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे तो एडवांस टैक्स जो होता है, एडवांस टैक्स, उसको करंट असेट्स की तरह ट्रीट नहीं करते, टैक्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एडवांस टैक्स यहाँ क्या बोला हुआ है, करंट असेट्स बोला हुआ है, और आपने पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट असेट्स का इंक्रीज डिक्रीज कंसिडर करते हैं, वहां नहीं करेंगे, उसको अलग तरह से ट्रीट करेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटीज, क्लास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि मुझे वो इनकम एक्सपेंडिचर वाला पार्ट भी बताना है आपको, तो प्लीज जाइएगा मत, ठीक है किसी की क्लास के तुरंत बाद, एनीबॉडी हु हैज गो इमीडिएटली, थोड़ा सा रुक जाना, इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि अगली क्लास में स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, contingent liability are those liabilities which might and might not occur in future depending upon happening or not happening of any event in future। ये दो तरह की होती हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, कमिटमेंट्स होते हैं, कमिटमेंट कौन से, कैपिटल कमिटमेंट्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। पहले कंटीजेंट लायबिलिटी देख लेते हैं। भाई आपके ऊपर किसी कंपनी ने क्या, किसी कस्टमर ने क्लेम डाल दिया कि भाई हमें तो तुम्हारा पैसा, तुमने हमारा इतना पैसा देना, हमने कहा भाई हम तो नहीं, क्या प्रूफ है दिखाओ, कह रहा कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हार गए तो पैसा देना पड़ेगा 50 लाख सपोज, और जीत गए तो कुछ नहीं देना, तो आप लायबल हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ जजमेंट विच इज इन योर फेवर और नॉट, ये कहलाएगा क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल था, बैंक में डाला, डिस्काउंट करा दिया, आपके अकाउंट में तो पैसा आ गया,
अगर बिल डिसऑनर होगा तो आपको बैंक को पैसे देना पड़ेगा, इट इज योर लायबिलिटी, है ना। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, एडजस्टमेंट पड़ी थी पार्टनरशिप में, वो वाली चीज। ये भी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। अगर डिसऑनर हुआ तो यू हैव टू पे मनी, नहीं हुआ तो नहीं होगा। और आगे चलते हैं, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, इफ इट इज पास इन एजीएम देन इट इज लायबल, इट विल बी अ करंट लायबिलिटी, इफ इट इज नॉट पार्ट इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का तो अप्रूव हो चुका होगा। और आगे, फॉर एनी, आप देखो यहाँ आगे ना ओपन लाइन, एनी अदर क्लेम फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल, ओपन छोड़ दिया ऐसा करके, ठीक है। कमिटमेंट, कमिटमेंट होते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो नोएडा का जो सबसे ऊपर वाला है ना एलिवेटेड रोड, कहाँ शुरू होती है, विश्व भारती के आगे से शुरू होती है वो, और सेक्टर 62 तक चली जाती है। पहला एलिवेटेड, करीब करीब 700-800 करोड़ रुपए का बजट था इसका, 5 साल लगे इसे पूरा होने में। अब इसकी पेमेंट कैसे होती है, इसकी पेमेंट ऐसे होती है कि जैसे मान लो 20% पूरा हो गया तो नोएडा यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ठेकेदार को 20% पैसा दे देती है। मान लो हम यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, ठेकेदार अगले साल 10% करेगा, 20% करेगा, हमने मिनिमम टारगेट 20% दे रखा है, लेकिन हो सकता है वो 30% पूरा कर ले, तो हमें 30% पेमेंट देनी ना। हमें पता कितना पूरा करेगा, जितनी पूरी करेगी उतनी पेमेंट रिलीज करेंगे। तो क्या हो गया, देखिए आप क्या लिखा है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या ये देख रहे हैं, जहां जहां हम कैपिटल शब्द यूज कर रहे हैं वो फिक्स एसेट्स के लिए यूज कर रहे हैं, कैपिटल एडवांस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब वो एसेट्स लायबिलिटी वाला कैपिटल अकाउंट नहीं है ये, दिस इज रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गुड्स, उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये वाला नोट। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, शेयर कैपिटल का बाइफर्केशन, रिजर्व कैपिटल, नहीं बताया था बाइफर्केशन, ऑथराइज्ड, इशूड, अनइशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व कैपिटल। मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे और मेरे शेयर को रिजर्व कैपिटल की कैटेगरी में डाल दिया। अब मैंने 6 रुपए तो कंपनी को दे रखा, 1000 शेयर पे 4 रुपए देना है, कब दूंगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप कब होगा, मुझे क्या पता, मेरे ऊपर लायबिलिटी है, कब राइज होगी, जब कंपनी मुझसे पैसा मंगाएगी। कंपनी पैसा कब मंगाएगी, जब कंपनी वाइंड अप कब होगी, मुझे क्या पता। ये देखिए, ये रहा अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, और अदर कमिटमेंट नेचर टू बी स्पेसिफाइड, फिर खुला छोड़ दिया। तो अगर आपके पास लिखा आ गया क्या, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, कैसे लिखोगे, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, मेजर हेडिंग क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, में क्या है, ये कमिटमेंट्स है ना, कमिटमेंट है ना ये, ऐसे लिखेंगे इसको, क्लियर है। तो ये हुई आपकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन, मॉर्गेज लोन है, कौन सी हेडिंग, कौन सी सब हेडिंग में, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा आगे चल लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट इन एडवांस कौन सी कैटेगरी में जाएगा बताइए, में अदर करंट लायबिलिटीज में। कैपिटल एडवांस कहां जाएगा, अभी बताया था कैपिटल एडवांस, अबे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में मेजर हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, किसी बिल्डिंग को खरीदने के लिए एडवांस दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और सब हेडिंग और मेजर हेडिंग क्या होगी, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटी नहीं, नॉन करंट एसेट्स। पता चल रहा है कुछ, या ऑल क्लियर। हाँ, तुम माही वे। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आ जाए, हाँ चली जाए, ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ा सा लगेगी, या रुक जाओ, कोई बात नहीं, सुनो, ओके, नो प्रॉब्लम। लेट अस वाइंड अप टुडे, नेक्स्ट क्लास में विल डू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और चैप्टर नंबर 2 जो थ्योरी का उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल, उसके बाद आप बताइए मुझे, यू वांट टू स्टार्ट कैश फ्लो और यू वांट टू स्टार्ट रेशियो, हाउ मेनी आर फॉर कैश फ्लो, कैश फ्लो। यस, सो विल स्टार्ट कैश फ्लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जल्दी से शुरू कर लेंगे। और उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कुछ नहीं, इसी महीने के अंदर अंदर हो जाएगा वो, विल डू दैट। चलिए, दैट्स